नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की लॉकडाउन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और नाम से ही समझ में आ रहा है और मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेके आती है। तो इसके एक बार मेजर प्रोविजन देख लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या बोला उन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसको 4 सदस्य की काउंसिल दे दी चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखने के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पेजी। तो 1773 में एक्ट आया था, 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन उस एक्ट में कुछ खामियां थी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को लेकर। ये नहीं बोला गया उसमें कि क्लियर नहीं किया गया कि भाई गवर्नर जनरल की काउंसिल और उसकी जो ओवरलैपिंग पावर्स होंगी वो क्या होंगी, कहां पे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स ओवर प्रवेल करेंगी और कहां पे गवर्नर जनरल की प्रवेल करेंगी। ना ही ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या वहीं तक सीमित रहेगा कलकत्ता तक या बाहर जाएगा। तो इन्हीं सब खामियों को दूर करने के लिए ये दोनों एक्ट जो बाद में आए, इसी को बोलते हैं हम कि एक तो था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इन एक्ट्स को भी हम समझेंगे बैकग्राउंड स्टोरीज के द्वारा कि क्या ऐसे रीजंस थे, क्या पृष्ठभूमि थी जिसके कारण इन दो एक्ट्स को भी हमें लेके आना पड़ा। तो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला राजा नंद कुमार केस ने। राजा नंद कुमार एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थे बंगाल के। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला, उसके समय में भी ये हुगली के गवर्नर हुआ करते थे और ये कंपनी के इतने लॉयल माने जाते थे कि रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें ब्लैक कर्नल भी कहा गया है। अब क्या हुआ, राजा नंद कुमार जी जो थे वो बलि का बकरा बने वारेन हेस्टिंग्स और उनकी काउंसिल के 4 मेंबर्स की आपस में जो खींचातानी थी उसके। तो वारेन हेस्टिंग्स आपको पता ही है गवर्नर जनरल थे, उनकी जो काउंसिल थी उनमें 4 मेंबर होते थे। तो पहले मेंबर हैं बारवेल, दूसरे हैं फिलिप फ्रांसिस, एक मेंबर और थे क्लेवरिंग और एक थे मॉनसून। क्लेवरिंग, फ्रांसिस और बरवेल। बरवेल वारेन हेस्टिंग्स के पक्ष में था और दूसरा गुट बना हुआ था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसून का। हुआ क्या, इन्होंने बोला राजा नंद कुमार को इंस्टिगेट किया कि आप करप्शन के चार्जेस लगाओ वारेन हेस्टिंग्स पे। इस गुट ने क्या किया, नंद कुमार को बोला। अब नंद कुमार जी ने, राजा नंद कुमार, राजा की उपाधि भी इन्हें मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल उस टाइम पे ये होते थे, जमींदार थे बहुत बड़े। तो राजा नंद कुमार ने क्या किया, वारेन हेस्टिंग्स पे चार्ज लगाया कि 1 लाख रुपए इन्होंने हमसे मांगे हैं। किस चीज के लिए, कि मेरे बेटे को दीवान बनाने के लिए। और 2.5 लाख रुपए इन्होंने मुन्नी बेगम से मांगे हैं, लिए हैं मतलब बेगम, कि भाई जो उनका लड़का होता था एक मुबारक उद दौला, कि भाई जब तक वो क्या था, वो माइनर था उस टाइम पे, कि उसकी गार्डियनशिप मुन्नी बेगम को मिल जाए। इसलिए 2.5 लाख रुपए उन्होंने, मतलब सीरियस करप्शन चार्जेस राजा नंद कुमार ने लगाए वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। तो वारेन हेस्टिंग्स बोला ठीक है, सुनवाई हो जाए और गवर्नर की काउंसिल में ही हो जाए। तो एक मॉनसून एक प्ली आगे रखता है कि वारेन हेस्टिंग्स इसको नहीं सुन सकता क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कि आपके खिलाफ ही अगर मुकदमा है और आप ही उसको सुनेंगे तो ये जायज नहीं होगा। तो इसको लेके क्या होता है कि मीटिंग में हमेशा होता था कि मेजोरिटी का क्या फैसला होगा। तो तीनों का फैसला था कि इसको कौन सुनवाई करेगा, क्लेवरिंग ने क्या किया, इस मीटिंग की, मतलब इस सारे गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो मुकदमा आया था इसकी सुनवाई की क्लेवरिंग ने।
और क्या कहा, वारेन हेस्टिंग्स गिल्टी ठहरा दिए गए और वारेन हेस्टिंग्स पे 3,54,105 रुपए कंपनी के खाते में जमा कराने के लिए, मतलब उनको फाइन लगा दिया कि आप इतने रुपए कंपनी को फाइन दोगे, कंपनी के अकाउंट में डालोगे। तो क्या हुआ, राजा नंद कुमार और साथ में वारेन हेस्टिंग्स, उनका आपस में बहुत ही मतलब खींचातानी हो गई और जिसके कारण राजा नंद कुमार, इस घटना के बाद राजा नंद कुमार के खिलाफ थोड़े से दिन बाद एक फोर्जरी का मुकदमा, फोर्जरी एक्ट कब आया था, 1728 में फोर्जरी का मुकदमा चला, एक मोहनदास के द्वारा लगवाया गया, मोहनदास वर्सेस राजा नंद कुमार। और ये पूरा का पूरा प्लान्ड केस था, नंद कुमार जी के ऊपर केस कर दिया गया फोर्जरी का। फोर्जरी होता है फ्रॉड, फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट और जो भी है। तो ये केस कहां चला था, ये था सुप्रीम कोर्ट में। और उसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे, जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते थे किसके, वारेन हेस्टिंग्स के। तो एलिजा एम्पे और साथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे थे और 12 जूरी मेंबर्स, उस टाइम जूरी मेंबर्स भी होते थे, जज के साथ बैठते थे। आपको पता ही होगा, रुस्तम मूवी देखी होगी, वो जो बाकी लोग बैठे हैं जजेस के आसपास, वो क्या है, वो जूरी मेंबर्स हैं। तो इन्होंने सुनवाई की और ये पूरा केस फैब्रिकेटेड था। कैसे कि 7 जून को ये ट्रायल शुरू होता है और 8 दिन और रात ये लगातार इसकी सुनवाई होती है, पूरे दिन और शाम तक इसकी सुनवाई होती रहती थी। और क्या हुआ, 15 जून को उनको गिल्टी प्रूव कर दिया गया कि नंद कुमार जी ने फोर्जरी की है। और सजा क्या दी गई, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा दे दी। एक फोर्जरी जैसे छोटे से अपराध के लिए क्या किया, कैपिटल पनिशमेंट दी। और जिसको 5 अगस्त को उन्हें कुली बाजार में फांसी चढ़ा दिया गया। क्वेश्चन क्या उठे, फोर्जरी जो इन्होंने की थी, जो इन्होंने गलती की थी, वो की थी 1770 में, अगर वो प्रूव भी होगी है। और उसके बाद कब बना सुप्रीम कोर्ट, 1774 में। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी, मतलब क्या, पहली बात तो डिफाइन ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की पावर। दूसरी बात, ये जो बंदा था नंद कुमार, ये कलकत्ता में नहीं रहता था, ये कलकत्ता से बाहर रहता था। तो एक और क्वेश्चन उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता से बाहर भी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस उठे उस समय पे। तो यहां से क्लियर होता है कि कुछ ना कुछ तो खामियां रही होंगी सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने में और 1773 के एक्ट में। और दूसरी बात क्या थी कि जितने भी जजेस थे और भी जो जज बैठे थे, उन्होंने डिफेंस के एक लॉयर, मतलब डिफेंस के एक गवाह से क्रॉस क्वेश्चनिंग की, मतलब कि पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड था। तो इसके बाद एक और केस के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। एक केस और आता है 1779-80 में, जिसका नाम था कोसीजुरा केस। और कोसीजुरा एक जगह है उड़ीसा के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, एक जगह थी उस समय के उड़ीसा में, कौन सी थी, कोसीजुरा। और कोसीजुरा में क्या होता है, 2 आदमियों की लड़ाई थी। एक तो थे राजा सुंदर नारायण, वो क्या थे, बहुत बड़े जमींदार थे। और बहुत बड़े जमींदार थे, उनके पास पैसे की थोड़ी कमी थी, तो उन्होंने पैसे लिए। किससे लेता है जमींदार पैसे, एक व्यापारी से। व्यापारी का नाम था काशीनाथ बाबू। और काशीनाथ बाबू से उन्होंने पैसे लिए, 2 बॉन्ड साइन किए और पैसे देने से मना कर दिया। केस लेके गया काशीनाथ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया कि भाई पैसे लेके आओ, मतलब पैसे उसको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो उसको गिरफ्तार करके लाओ। और एक रिट थी, रिट का नाम था कैपियस। ये एक तरह की अरेस्ट वारंट होता था, अरेस्ट वारंट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट करके लेके आओ। और जब वो क्या नाम है उसका, राजा सुंदर नारायण था, वो गया गवर्नर जनरल, जो कि वारेन हेस्टिंग्स थे। और कलेक्टर जब सारे उधर वारेन हेस्टिंग्स के पास गए, उन्होंने कहा यू डोंट नीड टू ओबे, यू डोंट नीड टू ओबे द सुप्रीम कोर्ट, भाई कोई जरूरत नहीं है मानने की।
तो सुप्रीम कोर्ट की मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया कि अपने 60 आदमी, और एक पोस्ट होती थी सुप्रीम कोर्ट में शेरिफ की, और अपना एक शेरिफ भेजा कि जाओ उसे गिरफ्तार करके लेके आओ। होता क्या है, गिरफ्तार तो वो होते ही नहीं है, और करते क्या है, वो इन शेरिफ और इन 60 बंदों पे केस लगा देते हैं कि ये हमारे घर आए, दरवाजा ब्रोक किया, और ट्रेसपास का केस लगा देते हैं। तो थोड़े दिन बाद होता क्या है कि जो अपना काशीनाथ बाबूजी थे वो इस केस को प्रेशर में वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया, गवर्नर जनरल की चलेगी या सुप्रीम कोर्ट की चलेगी? मतलब ओवरलैपिंग पावर्स थी, वहां पे बड़ी ही दिक्कत हो रही थी, किसकी पावर परवेल करनी चाहिए। तो इन दो केसेस से हम क्या समझे, इससे हम एक बैकग्राउंड समझे कि 1773 के एक्ट में बहुत ही ज्यादा खामियां थी। तो 4-5 खामियां जो थी उन्हीं को सुधारा गया है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, या फिर हम बोल देंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट की। सेटलमेंट कर दी पावर्स की कि भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी, गवर्नर जनरल की क्या होगी। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को एक और नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट। तो एक ही बात है, डिक्लेरेटरी एक्ट, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो अभी दिक्कत क्या क्या आ रही थी समाज में और हर जगह, दिक्कत क्या आ रही थी? पहली बात तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या होगा, जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या किया गया, ये सारी चीजें इकट्ठी कराएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, सोशल कस्टम्स, मतलब जो समाज के ना अलग अलग कल्चर एंड कस्टम होते हैं, सोशल कस्टम्स भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। वही सबके साथ एक ही मतलब व्यवहार किया जाएगा या मुस्लिम हिंदुओं के साथ अलग किया जाएगा। अगला था सुप्रीम कोर्ट की पावर परवेल करेगी या फिर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की करेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस सामने आ गए। 1773 की कमी इन्होंने हमें बताई। तो और क्या होता है कि भाई जमींदार, दोनों केस किसके थे, जमींदार और टैक्स कलेक्टर्स, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ क्या होता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो जाता है। क्वेश्चन आता है 1781 के अमेंडमेंट एक्ट को या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट को क्यों बनाया गया, क्यों लेके आया गया? क्योंकि 1773 एक्ट फेल हो गया था। अब सॉल्यूशन क्या किया गया, हम पढ़ने जा रहे हैं 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हुआ क्या, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कर दी गई कि कलकत्ता तक ही सीमित रहेगा, कलकत्ता तक ही सीमित रहेगा सुप्रीम कोर्ट का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। एक बात क्लियर। दूसरी बात क्या है, सोशल कस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि भाई कस्टम, व्यक्तियों के जो कल्चर और कस्टम चल रही है, जो उसके हिसाब से ही कानून बनेंगे। मुस्लिमों को मुस्लिम के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम, और दूसरा है हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ये जो नींव रखी गई है, जो हम यूनिवर्सल सिविल कोड आज के दिन मांग कर रहे हैं, जो कि पॉलिटी में आता है 44 अनुच्छेद के हिसाब मतलब अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, डीपीएसपी में है, तो क्या होता है ये, इसकी नींव कहाँ रखी गई, 1781 के सेटलमेंट एक्ट में कहा गया मुस्लिमों के लिए सिविल कानून मुस्लिमों के हिसाब से, शरिया लॉ के हिसाब से होंगे, और हिंदुओं के लॉ हिंदुओं की कस्टम के हिसाब से होंगे। अभी मैं आपको एक बात एक साइड क्लियर करना चाहता हूं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है, अगर कोई भी है, या हिंदू है या मुस्लिम है या पारसी, अगर वो मर्डर करेगा तो उसकी सजा मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्ट मिलेगी। लेकिन सिविल के अलग अलग हो जाते हैं। सिविल में कौन से मैटर आते हैं, सिविल में मैटर आते हैं मैरिज हो गया, ठीक है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को कैसे, हेरिडेटरी मतलब प्रॉपर्टी कैसे आती है आपके पास, वो हो गया। तीसरा क्या आ गया, आप अडॉप्शन कैसे करेंगे, एक बच्चा गोद लेते हैं उस टाइम पे, वो सारी चीजें क्या होती है, वो सिविल लॉ में आती है। तो सिविल लॉ कैसा होगा, मुस्लिम और हिंदुओं का मतलब अलग अलग उनके कस्टम के हिसाब से निर्धारित होगा, केस के हिसाब से भी केस किसका है। अगली बात, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल। तो गवर्नर जनरल प्लस उसकी काउंसिल, उनका कोई भी सिविल मैटर कौन नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा।
अगला आ गया जमींदार, कोई भी टैक्स कलेक्टर, इवन जमींदार टैक्स कलेक्टर और जमींदार भी क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं आएंगे। इतना क्लियर है। अच्छा हाँ, एक बात बतानी भूल गया, जो 1781 का एक्ट आया था, एक 1777 में एक रिपोर्ट भेजी थी कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास एक रिपोर्ट भेजी थी कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट हमें फ्रीली अपना काम नहीं करने दे रहा, हमारे टैक्स कलेक्शन में बड़ी दिक्कत कर रहा है। उसी पे एक सेलेक्ट कमेटी बैठी थी, सेलेक्ट कमेटी या हिंदी में बोले तो परवर समिति, एक परवर समिति उसके लिए बनाई गई थी, जिसके हेड थे एडमंड वर्क। और एडमंड वर्क लेके आते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो बोलते हैं कि नहीं, सेटलमेंट करो इनकी। तो इसी तरह से क्या हुआ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या प्रोविजन आए, कलकत्ता से बाहर सुप्रीम कोर्ट की कोई टेरिटरी नहीं, मुस्लिम हिंदू को वो उनके कस्टम के हिसाब से उनके सिविल केस देख सकती है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के कोई भी केस वो सिविल नहीं देख सकती, टैक्स कलेक्टर और जमींदार के भी टैक्स कलेक्शन के बीच में आड़े वो नहीं आएगी। दूसरी एक और पॉइंट है कंट्री कोर्ट्स, मतलब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोर्ट्स चल रहे थे, या फिर आप लिख लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी, उनके भी जो डिसीजन होंगे वो इसके पास सुप्रीम कोर्ट के अधीन ना आके वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में वो अपील कर सकते हैं। तो एपेलेट अथॉरिटी भी सुप्रीम कोर्ट की कम कर दी गई। तो ये था हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आगे हम करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसके लिए भी कहानी आपको सुना ही देता हूं। तो मैंने बताया था गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर्स में एक गुट था, गवर्नर जनरल था एक, काउंसिल के 4 मेंबर थे। मैंने बताया था बरवेल, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसून और क्लेवरिंग। तो इन तीनों का गुट होता था। तो मेन लड़ाई थी फिलिप फ्रांसिस और वारेन हेस्टिंग्स की। वही चाहता था कि ये बाहर निकल जाए। तो होता क्या है, इनकी आपस में टसल तो कभी आपस में तो बनी ही नहीं, तो टसल बीच में चलती थी, ईगो क्लैश भी होने लग गया था। तो बात थी जनवरी 1780 की। तो एक महिला थी कैथरीन ग्रैंड, जो उस टाइम की रिनोन्ड ब्यूटी होती थी उस टाइम पे, और वो कलकत्ता में रहने आई थी और कंपनी के एक एम्प्लॉय की वाइफ थी। तो उनका और फिलिप फ्रांसिस का अफेयर बहुत चर्चा में होता था उस समय। और फिलिप फ्रांसिस एक दिन एक लेटर लेके गए थे और उनके घर में प्रवेश कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, फिलिप फ्रांसिस को पकड़ लिया एक नौकर ने और बांध के रख लिया। उस समय केस आया गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और वारेन हेस्टिंग्स ने जो मतलब के जो सजा दी थी वो थी इनको फिलिप फ्रांसिस को देने पड़े थे 50,000 सिक्के। ठीक है। तो ये ईगो क्लैश और भी ज्यादा मजबूत होता गया, और ये ईगो क्लैश बढ़ता बढ़ता मतलब इतनी आगे तक चला गया कि इन्होंने समय रखा 17 अगस्त 1780 को। बाकी तो प्रॉब्लम चल ही रही थी, ये तीनों कोई डिसीजन भी नहीं लेने दे रहे थे गवर्नर जनरल को। तो 17 अगस्त 1780 को क्या होता है, एक ड्यूअल होता है। और मैंने बताया था प्राचीन काल से वेस्ट में मतलब पश्चिम में की ये सभ्यता में ये ड्यूअल नाम का एक वार होता था। जब दो मतलब ईगो क्लैश होता था तो दो आदमी आपस में लड़ाई करते थे। और ये ड्यूअल हुआ कलकत्ता की एक खाली जगह पे, खाली सड़क पे, जिसको अभी बोलते हैं हम ड्यूअल एवेन्यू या ड्यूअल स्ट्रीट भी बोल सकते हैं इसको, आज भी ये जगह है। तो ये ड्यूअल हुआ था, इसमें फ्रांसिस और वारेन हेस्टिंग्स सामने सामने होकर गोली चलाते हैं, और 1 2 3 पे शूट करना था तो 3 पे शूट करते हैं, तो निशाना चूक जाता है फ्रांसिस का, और वारेन हेस्टिंग्स का नहीं चूकता है। लेकिन
इस युद्ध ने उनकी थोड़ी सी ब्रदरहुड को जीवन दिया। इस युद्ध के बाद जैसे ही उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स ने गोली मारी और फ्रांसिस नीचे गिर गया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने बोला ओ गॉड ये मरे ना हो, और वारेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसिस को अपने हाथ से उठाया और उसके बाद फ्रांसिस इंग्लैंड चले गए और इनका टसल यहीं पे समाप्त हो गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक और प्रॉब्लम थी ना। क्या प्रॉब्लम थी कि गवर्नर जनरल को ये जो 4 मेंबर दिए गए थे ये उसको काम नहीं करने दे रहे थे। तो इसको सुधारने के लिए फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे लेके आया था विलियम पिट जूनियर। जैसे कि मैंने बताया था ना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको क्या बोलते थे? नॉर्थ बिल, क्योंकि उस समय कौन था वहां का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का? नॉर्थ। तो इस समय कौन था? इस टाइम था पिट द जूनियर। तो क्या हुआ, विलियम पिट द जूनियर लेके आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे। 2 तरह से चेंजेस हुए। ब्रिटेन में क्या चेंजेस हुए? ब्रिटेन में क्या चेंजेस हुए? अब ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना था। तो ब्रिटेन में उन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक 6 मेंबर की, एक 6 सदस्य की एक बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसका जो अध्यक्ष होता था वो होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और एक इनके साथ होता था चांसलर। मैंने पिछली बार भी कराया था चांसलर, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को ही वहां पे 1773 एक्ट में बोला था ना, सारे दस्तावेज इन दोनों के पास चेक कराओगे। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से ही बना दिया, चांसलर ऑफ एक्सचेक्योर। और मैंने बताया था इसको एक हिसाब से सोच लो विदेश मंत्री, और इसको उस समय का वित्त मंत्री वहां का, और 4 इसमें और काउंसिल मेंबर डाले गए। तो क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पसंद आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तब तक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चल रही थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खुश करने के लिए इन्होंने बोला अगर कोई प्रॉब्लम आती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो हम एक सीक्रेट कमिटी बनाएंगे जिसमें कि सारे के सारे मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्लस 3 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आ जाएंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि भाई क्या डिसीजन होना चाहिए। फिर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऊपर ही था। तो धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को अपने मतलब पूरे कंट्रोल में लाना चाहती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दूसरी चीज क्या बनाई है? सीक्रेट कमेटी। ये कोई भी नहीं बताता कि सीक्रेट कमेटी कब बनी थी। तो ये भी कब बनी थी? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इतना भी क्लियर होगा। तो इसके बाद इंडिया में क्या चेंजेस हुए? मैंने अभी बताया गवर्नर जनरल की काउंसिल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो गवर्नर जनरल को जो काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, पहली बात तो उसके 4 मेंबर से घटा के उनको 3 कर दिया गया। अब एक तो गवर्नर जनरल, एक 3 और मेंबर हो गए, और मेजोरिटी से फैसले होने थे। अगर मान लो 2 और 2 हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या करेगा? गवर्नर जनरल का फैसला माना जाएगा। वो आखिरी में उसको क्या दे दिया? कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है? कास्टिंग वोट वो होता है कि जब मेजोरिटी से डिसीजन ना ले पाए, प्लस और माइनस मतलब इतने ही लोग इधर हैं, इतने ही लोग इधर हैं, डिसीजन ना ले पाए तो गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट डाल सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। और क्या किया गया? और किया गया जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी उन्होंने जीत ली थी, या जो टेरिटरीज थी, मतलब जो जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती थी, वो क्या कहलाने लग गई कि भाई अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन डायरेक्ट कंट्रोल में मानी जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत बोलने लग गए, जो कंपनी की प्रांतों को ब्रिटिश प्रांत बोलने लग गए। एक और चेंज लास्ट में क्या किया गया
ये भी हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज भी होगी। और गवर्नर जनरल के ऊपर कंट्रोल भी लगाया गया। क्या कंट्रोल लगाया गया? गवर्नर जनरल कोई भी युद्ध, कोई भी बैटल मतलब ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। शुरुआत। तो इसका मतलब अब तक क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई जब हम बोलेंगे, जब ब्रिटिश सरकार बोलेगी तभी आप क्या कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई थी? अब हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी आगे किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। साथ साथ में नीचे स्क्रीनशॉट, हर स्क्रीनशॉट डालता रहूंगा लास्ट में नोट्स के लिए। हिंदी मीडियम के नोट्स आपको मिल जाएंगे फेसबुक के हमारे नारायणी क्लासेस जींद के पेज पे, और टेलीग्राम पेज पे भी, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको लास्ट में साथ साथ स्क्रीनशॉट आपके लगा दिए जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक पेज का लिंक, और टेलीग्राम का लिंक, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तीनों चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। तो शेयर कीजिए, बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यूपीएससी लेवल तक जाएंगे, और एचसीएस तो आपका आराम से ही क्लियर हो जाएगा इस तरह से पढ़े तो थैंक यू। अब हम तीनों जो एक्ट हैं, जितने भी हमने एक्ट कर लिए, 3 कर लिए, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो एमसीक्यूज पढ़ेंगे। पहले इन दोनों वीडियोस को देखना और फिर उन क्वेश्चंस पे जाना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।